डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। सभापति महोदय, पिछले लगभग 2.5 घंटे से हम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर सत्ता पक्ष के 2 माननीय सदस्यों के भाषण सुन रहे थे। 2 घंटे का समय काफ़ी लंबा होता है। मैं आशा करता था कि वर्तमान सरकार भले ही ख्यालों की दुनिया में रहती हो, मगर हमारे सत्ता पक्ष के सदस्य, जिन्हें कुछ ही महीनों में हमारे साथ जनता के द्वार पर जाकर दस्तक देनी है, थोड़ा यथार्थ के धरातल पर खड़े होकर अपनी बात कहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने राष्ट्रपति महोदय के मुंह से कहलवाया है कि पिछले वर्ष की हमारी आशावादिता और विश्वास सही सिद्ध हुए। हमारी कल्पनाएं काफ़ी हद तक साकार हुई हैं और अब यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि देश में अपेक्षित बदलाव आने लगा है। देश में बदलाव तो आ रहा है। देश और भी बदलाव के लिए अपने को तैयार कर रहा है, मगर वह सरकार द्वारा अपेक्षित बदलाव है। यह कहने वाली सरकार के बारे में अब मैं क्या कहूँ, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया है कि प्रदेशों में चुनाव हुए थे और उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता प्रकट की है कि चुनाव शांतिपूर्ण वातावरण में हुए। लेकिन उन चुनाव परिणामों से सरकार क्या नतीजे निकाल रही है? सत्ता पक्ष ने कौन कौन से निष्कर्ष निकाले हैं, इसका संकेत ना तो राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में है, जो सरकार द्वारा लिखा गया एक प्रबंध है, और ना अभी जो हमारे मित्र बोले, उनके लंबे भाषण किए, उनके भाषणों में भी कोई संकेत आए। एक के बाद एक प्रदेश ने सत्ता पक्ष को क्यों अस्वीकार कर दिया? कर्नाटक और महाराष्ट्र कांग्रेस के गढ़ समझे जाते थे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश से आते हैं। संसद में कांग्रेस का बहुमत जब 4 साल पहले सरकार बनी तो दक्षिण के प्रदेशों से आए हुए संसद सदस्यों के बल पर बनी, जो अल्पमत में आए थे। बाद में वे किस तरह से बहुमत में परिवर्तित हो गए, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन एक के बाद एक प्रदेश का चले जाना, क्या इसके पीछे मतदाता कोई इशारा नहीं दे रहा है? क्या मतदाता सत्ता पक्ष से कुछ कहना नहीं चाहता? अगर आर्थिक सुधारों में सब कुछ ठीक है तो फिर क्यों लोग बिगड़ रहे हैं? सत्ता पक्ष से क्यों दूर जा रहे हैं? फिर सत्ता में यह चर्चा क्यों चल रही है? सभापति महोदय, हमें आर्थिक सुधारों को मानवीय चेहरा पहनाना होगा। तो अभी तक कौन सा चेहरा था? मानवीय चेहरे का अभिप्राय क्या है? तो क्या नीतियों में कोई दोष था या कार्यान्वयन में गलतियां हुईं? कोई आत्ममंथन नहीं है। कोई आत्ममंथन करके देखने का प्रयास नहीं है। अगर सत्ता पक्ष इस स्थिति से संतुष्ट है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। अगर मेरे मित्र श्री अय्यर उड़ीसा और मणिपुर की विजय पर अपनी पीठ थपथपाना चाहते हैं तो
मुबारक। लेकिन जो प्रदेश सत्ता पक्ष के प्रभाव से मुक्त हो गए, उनकी जनता क्या कहना चाहती है? यह ठीक है कि कांग्रेस को जहां तक वोटों का सवाल है, महाराष्ट्र में अधिक वोट मिले, लेकिन सीटें कम मिली। हमारे चुनाव की पद्धति ऐसी है कि इसमें कभी सीटें बढ़ जाती हैं तो वोट घट जाते हैं, और कभी वोट बढ़ जाते हैं तो सीटें घट जाती हैं। मगर इस क्रम को हम झेल रहे हैं। पिछले 50 वर्षों से हम इसी के भीतर रास्ता निकाल रहे हैं। लेकिन मूल प्रश्न यह है कि महाराष्ट्र और गुजरात की जनता ने कांग्रेस को क्यों अस्वीकार किया? क्या विरोधी दलों के कारण? बिहार में कांग्रेस की जो हालत हुई है वह बहुत दयनीय है। हम बिहार में कांग्रेस से आगे बढ़ गए। कर्नाटक में कांग्रेस इतनी घट गई है कि हमारे सदस्यों की संख्या उससे ज़्यादा है। यह पराजय नहीं है, यह तो जैसे पूरी पार्टी का सफाया कर दिया है। लोगों ने मानो कह दिया कि हमें यह पार्टी नहीं चाहिए। कांग्रेस का इतना पुराना इतिहास है, अब क्या अवसान का काल आ गया है? अगर अवसान का काल आ गया है तो जो सत्ता में बैठे हैं और सत्ता का समर्थन कर रहे हैं, वह क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्या चुनाव की पराजय एक गहरे आत्ममंथन के लिए प्रेरित नहीं करती? मैं फिर उसी शब्द को दोहराना चाहता हूँ कि क्या चुनाव परिणाम गहरे आत्ममंथन के लिए प्रवृत्त नहीं करते? अगर देश में सब कुछ ठीक है और हर बाग में हरियाली है, चारों तरफ फूल खिले हैं, कोयल कूक रही है, तो फिर सत्ता पक्ष में यह जो और जिसका परिणाम गृह कलह हो रहा है, जो कल गृह युद्ध में बदल सकता है और जिसका परिणाम गृह दाह हो सकता है, उसका क्या कारण है? उसका औचित्य क्या है? स्टॉप।